दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी ऐसे मामले में जिसमें पहले से मुकदमा चल रहा हो, जांच चल रही हो, न्यायिक कार्रवाई हो रही हो, बावजूद इसके उसी मामले में फिर से एफआईआर दर्ज की जाए? शायद भारत में कानून का मखौल उड़ाने और विपक्षियों को परेशान करने, विपक्ष को एक न होने देने के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता कि जब संसद का सत्र शुरू होने में बेहद कम वक्त बचा हो, कल यानी 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा हो, उसके ठीक पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत, सोनिया गांधी समेत 7 लोगों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसकी जांच 2015 से ही चल रही है, ईडी उसकी जांच कर रही है, उसी मामले में दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करती हो। एफआईआर के आधार पर, शिकायत के आधार पर जांच होती है। पीएमएलए के सेक्शन 66(2) के तहत फिर से इसकी जांच हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आखिर किसके इशारे पर एफआईआर दर्ज करती है? यह सवाल बड़ा है, लेकिन इस सवाल से ज्यादा बड़ा सवाल दरअसल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जब बिहार में प्रचंड जीत, चाहे जिस तरीके से वो जीत हासिल हुई हो, वो जीत हासिल करने के बाद संसद के सत्र में सत्ता बचाने और सरकार को शांतिपूर्वक तरीके से सरवाइव कराने के लिए, यानी मोदी सत्ता के ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए, विपक्ष की एकजुटता को नुकसान पहुंचाने के लिए नेता विपक्ष पर, राहुल गांधी पर एफआईआर करने की नौबत आ गई। इस पूरे खेल को कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में गिर सकती थी, और क्या विपक्ष की एकजुटता मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है, इसके लिए यह किया गया, और कैसे मोदी सरकार पर खतरा है इस संसद के शीतकालीन सत्र के दरमियान इंडिया गठबंधन की एकजुटता से और एनडीए के अंदर महाराष्ट्र से बिहार तक चल रही खटपट से कैसे खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसकी चर्चा के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर किस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर फ्रेश एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल यह मामला नेशनल हेराल्ड का है, और नेशनल हेराल्ड का एक ऐसा मामला है जिसके बारे में आप जानते हैं कि भारत की राजनीति में एक नेता है जिन्हें लोग अक्सर अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार भी उन्हें घास नहीं डाल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जब बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी में आने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, उस वक्त उन्होंने एक मामला दर्ज किया, और मामला दर्ज कर ये मांग की कि जांच होनी चाहिए नेशनल हेराल्ड मामले की कथित मनी लॉन्ड्रिंग की। अब नेशनल हेराल्ड मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जो कांग्रेस पार्टी का अखबार हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू ने एजेएल यानी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को स्थापित किया था, उसी के तहत यह अखबार निकलता था। और एजेएल एजेएल की 90 करोड़ की परिसंपत्तियों को कथित तौर पर यंग इंडियन लिमिटेड के रूप में एक नई कंपनी दूसरी कंपनी को हस्तांतरित किए जाने के मामले को मनी लॉन्ड्रिंग बता दिया गया। अब व्यक्तिगत तौर पर जितनी मेरी आर्थिक समझदारी है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, इकोनॉमिक्स में ही स्नातक की तक पढ़ाई की है, तो जहां तक मुझे पता है वहां तक मैं इतना ही समझ पा रहा हूं कि जो कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल है, जो गैर लाभकारी संस्था है, जिससे कोई लाभ नहीं लिया जा सकता, आखिर उस कंपनी में एक कंपनी दूसरे में अगर पैसा जा रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गया? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तभी बनता है जब वो मामला कहीं ना कहीं प्रॉफिट का हो, लेकिन जो नॉन प्रॉफिटेबल है, गैर लाभकारी है, उस संस्था में मनी लॉन्ड्रिंग आई कहां से? और जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आई तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कैसे आया? और जब पीएमएलए कैसे आया, पीएमएलए नहीं आनी चाहिए थी, तो फिर ईडी पीएमएलए को लेकर घुसी कैसे? 2012 में यानी करीब 13 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक मुकदमा दर्ज किया। 2014 में इस पर सुनवाई शुरू हुई। 15 में इस मामले को, यानी नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 2015 में इस मामले को ईडी ने टेक ओवर किया। और आप सभी जानते हैं कि 2018 में ईडी के अंदर एक ऐसा संशोधन पीएमएलए में किया गया जिसमें कोई प्राइवेट पार्टी की शिकायत के ऊपर भी ईडी जांच को टेक ओवर कर सकती है। किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो, कहीं किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दे कि 5 लाख रुपए उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और उसके बाद उस मामले को ईडी टेक ओवर करके जांच कर सकती है।
और फिर जो ट्विन कंडीशन बेल की है वो आपको पता है कि इस देश में रॉलेट एक्ट से भी खतरनाक कानून ईडी के पक्ष में बनाया गया। उस मामले की जांच शुरू हुई। अब मामला सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना मामला है जिसे ईडी 2000 करोड़ रुपए का बता रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि 90 करोड़ रुपए का मामला है। एजेएल की संपत्ति को यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया, जिस पर आरोप है कि 50 लाख रुपए में किया गया। अब यहां पर राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये जानना बड़ा दिलचस्प है। राजनीतिक इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है, यंग इंडिया लिमिटेड भी, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी बनाई एजेएल, उसी तरह से एक कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड में 38% शेयर सोनिया गांधी के पास है, 38% शेयर राहुल गांधी के पास है, यानी कुल जमा 76% शेयर इन दो लोगों के पास है। 24% शेयर अन्य लोगों के पास है, सैम पित्रोदा वगैरह के पास शायद है। अब इस 76% शेयर जो इन दो लोगों के पास है, इसी कंपनी को कहा जाता है कि 50 लाख रुपए में ट्रांसफर हुई। बड़ा सवाल यह है कि दोनों कंपनियां एक ही घर की है, एक ही पार्टी की है। एक ही पार्टी मोटे तौर पर इन कंपनियों का या इन दोनों प्रेस से रिलेटेड संस्थाओं का संचालन उस पार्टी से जुड़े हुए लोग करते हैं। इसको लेकर इतना बड़ा बवंडर क्यों खड़ा किया गया? अगर वाकई कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो अब तक 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता संभाले। 11 साढ़े 11 साल हो गए, 11 साल 6 महीने बीत गए। अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सजा क्यों नहीं दिलवा पाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष को तंग करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है? और जब ये जांच चल रही है, जब इस मामले में न्यायिक कार्रवाई हो रही है, सोनिया गांधी वगैरह से पूछताछ हो चुकी है, फिर इस मामले को लेकर के फ्रेश एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद 16 नवंबर तक इस मामले की सुनवाई टाली गई है, 16 दिसंबर तक। सवाल यह है कि 11.5 सालों में क्या नरेंद्र मोदी की सरकार सो रही थी? क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सो रही थी? और वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी कॉपी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 2 कंपनियां इसमें हैं, 2 कंपनियों के अलावा 3 अन्य लोग इसमें हैं, इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। पुरानी एफआईआर जो हुई थी वो आईपीसी के तहत हुई थी, नई वाली बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत हुई है। पुरानी एफआईआर में 403, 406 विश्वासघात की जो धारा है, उसके साथ साथ 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की धारा है, और 420 यानी धोखाधड़ी। ये चारों सेक्शन इंपोज किए गए थे, और ये चारों सेक्शन अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है, और कायदे से अब तक इसमें सजा हो जानी चाहिए थी। लेकिन सजा तो तब होगी जब ईडी साबित कर पाए या ईडी के पास सबूत हो कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मुझे जहां तक लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग वहीं होती है जहां कोई प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, लाभकारी संस्था होती है, तब मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या उससे लाभ उठाया जाता है तब मनी लॉन्ड्रिंग होती है। यहां लाभ उठाने जैसी चीज तो ईडी पे सबूत के तौर पर पेश कर नहीं पाई। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताकर केस दर्ज किया, तो सवाल यह है कि यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसमें निर्दोष निकलते हैं, तो क्या ईडी के लोगों के ऊपर उल्टा एफआईआर नहीं होनी चाहिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये और बड़ा तब बन जाता है जब यही ईडी 6-7 साल पहले चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है। 371 करोड़ के मामले में मुकदमे दर्ज नहीं करती, बल्कि जांच शुरू करती है। और यही ईडी नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने के बाद अभी कुछ दिनों पहले चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे देती है। तो सवाल यह है कि इतने दिनों तक चंद्रबाबू नायडू ने जो टॉर्चर झेला, क्या इसके लिए ईडी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? और ईडी का कन्विक्शन रेट खासकर पॉलिटिशियंस के मामले में, इस देश के राजनेताओं के मामले में 0.4% है। 95% मुकदमे ईडी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज कर रही है। क्या सत्ता पक्ष में सब के सब राजा हरिश्चंद्र है? इन सवालों से ज्यादा बड़ा सवाल दरअसल ये हो जाता है कि जो आरोप ईडी लगाती है उसका आधार क्या है? ईडी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, संसद के द्वारा बनाई गई एक संस्था है, सरकार के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करती है। लेकिन इस देश के अंदर संवैधानिक संस्था जैसे सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो तो
सार्वजनिक तौर पर इस देश का एक पूर्व सीएजी माफी मांग चुका है कि उससे गलत असेसमेंट हुआ। 2.25 लाख करोड़ रुपए 2G स्पेक्ट्रम के मामले में एक ऐसी रकम बता दी जिस पर पूरा देश उबल पड़ा था, और पूरे देश के उबलने का नतीजा यह हुआ कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को 2014 में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। और जब यह मामला ठंडा पड़ा, न्यायालय ने कहा कि 2G में कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। विनोद राय नाम का पूर्व सीएजी माफी मांग रहा है कि हमसे गलत असेसमेंट हुआ, लेकिन उस माफी की वजह से जो गलत नैरेटिव बना, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? ये है इस देश में, जब संवैधानिक संस्था अपने दायित्वों को लेकर गंभीर नहीं है, तो फिर संविधान से इतर जो कानून के तहत जो संस्थाएं बनाई गई, संसद और कैबिनेट के द्वारा जिस संस्था का गठन किया गया, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, सीबीआई तो फिर भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन ईडी जैसी संस्था जो 1% से भी कम कन्विक्शन रेट जिसका है, उसके लिए बेल कंडीशन इतनी कड़ी क्यों? और वो इस तरह से संसद सत्र के पहले क्या राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई नहीं कर रहा है? अब इस कार्रवाई के पीछे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे का असली मकसद क्या है, ये और भी ज्यादा दिलचस्प है। संसद का सत्र शुरू हो रहा है। संसद का सत्र जब शुरू हो रहा है, और खासकर जब से नरेंद्र मोदी सरकार नायडू, नीतीश और शिंदे की बैसाखियों पर उनके 35 सांसदों के बूते सत्ता में बनी हुई है, उस वक्त सत्र दर सत्र सरकार को खींचने की नौबत आती है, सरकार को घसीटे जाने की नौबत आ रही है, क्योंकि विश्वास के आधार पर कहीं गठबंधन नहीं है। गठबंधन किस आधार पे है वो मैंने आपको बता दिया। एक, कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर नरेंद्र मोदी के जमाने में ही ईडी जांच शुरू करती है, और चंद्रबाबू नायडू जब ईडी को, वो मोदी सरकार को समर्थन देते हैं, उसके बाद की परिस्थितियों को देखिए कि जब उनके समर्थन के बूते सरकार टिकी हुई है, तब ईडी उन्हें क्लीन चिट दे देती है। यही ईडी की कार्यप्रणाली है। यानी नायडू जब विरोध में है तो 371 करोड़ के मामले की जांच शुरू कर उन्हें परेशान करो, और नायडू जब मोदी सरकार की बैसाखी बन जाए, नायडू के हाथ में आ जाए कि मोदी सरकार को बनाए रखें, गिरा दें, उस वक्त नायडू को क्लीन चिट दे दो। ईडी की इस कार्यप्रणाली को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के संदर्भ में यदि मौजूदा दौर में संसद सत्र के ठीक पहले की परिस्थितियों से जोड़कर देखें, तो बहुत सारी बातें साफ हो जाती है। आखिर सत्र शुरू होने के पहले जरूरत क्यों महसूस की गई? तो जरूरत क्यों महसूस की गई, इसके लिए संसद के अंक गणित पर नजर डालना बड़ा जरूरी हो जाता है। पिछली लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, सहयोगी दलों को कुल जमा 53 सीटें मिली, यानी 272 का बहुमत का आंकड़ा, जिससे बीजेपी 32 पायदान नीचे थी, वो 53 सहयोगी सांसदों के बूते हासिल किया। और उन 53 सहयोगी सांसदों की पार्टियों में 35 सांसद सिर्फ 3 पार्टियों के हैं, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं, 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं, और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के हैं। एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के साथ बीजेपी अभी कैसा सलूक महाराष्ट्र में कर रही है, रावण और लंका जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया है, वो महाराष्ट्र में पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से महायुति यानी महाराष्ट्र एनडीए के अंदर जो राड ठनी हुई है, उसे पूरा देश देख रहा है कि कैसे वहां पर गठबंधन घिसटने की हालात से भी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। बिहार के अंदर सभी जान रहे हैं कि यह एक्ट ऑफ रिवाइवल से कहीं ज्यादा एक्ट ऑफ सर्वाइवल की परिस्थिति है, जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव कब एक साथ खड़े नजर आ जाएं, ये कोई नहीं बता सकता। हालात कमोबेश उसी दिशा में जा रहे हैं। और रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू सेफ खेलने की स्थिति में है। सेफ खेलने की स्थिति में इसलिए है कि पहले नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे बुनियाद तैयार करें मोदी सत्ता की चूल्हे हिलाने की, उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करें। और रही बात बंगाल की, तो यदा कदा वहां से भी खबरें आती है कि भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन आधा दर्जन सांसद कभी भी टीएमसी में, लोकसभा से इस्तीफा देकर भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। ये स्थिति पिछले 1-1.25 साल से लगातार बनी हुई है। चुनाव करीब आएगा तो इसका खेल भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थितियां अलग है। लेकिन सदन के अंक गणित में ऐसी हालत क्यों बनी कि मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में असुरक्षा महसूस करने लगी? उसे लगने लगा कि सरकार यहां गिर सकती है। ये हालात दरअसल बने हैं जब से विपक्ष का ये एजेंडा सामने आया कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव लाया जा सकता है, और ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
अब स्वाभाविक है, सर को लेकर, एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की ठनी हुई है, उस परिस्थिति में दिल्ली के निर्वाचन सदन के मुखिया ज्ञानेश कुमार के ऊपर यदि महाभियोग जैसी प्रक्रिया आती है तो ममता बनर्जी के लिए पीछे हटना मुश्किल होगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के द्वारा वो समर्थन लाजमी हो जाएगा, और जब इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करेगा तब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, जिनके हाथ से सत्ता गई है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, जिनके सामने विपक्ष से बड़ा ऑफर करीब करीब आ चुका है। और फिर चंद्रबाबू नायडू जो सीधे सीधे कह चुके हैं, चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया और पूरी कार्यप्रणाली की जांच सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था करे। यानी एक तरह से वो बड़ा आरोप पहले ही लगा चुके हैं। सीएजी से जांच कराने की बात कहना ही अपने आप में एक संवैधानिक संस्था के ऊपर दूसरे संवैधानिक संस्था से जांच कराने की बात कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। इससे बड़ा आरोप कुछ हो नहीं सकता। तो एक ऐसा मुद्दा था कि यदि महाभियोग आता तो क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाती ज्ञानेश कुमार को, और यदि बचा नहीं पाती तो इंडिया गठबंधन के अंदर क्रैक्स दिखाने के लिए, उसके अंदर के मतभेदों को हवा देने के लिए क्यों न इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ही घेरा जाए। राहुल गांधी को घेरने के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने अलग परिस्थिति पैदा की जाए और फिर सदन के अंदर यह हालात बनाए जाए कि आप उन राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं जिन राहुल गांधी के ऊपर ईडी जांच कर रही है, जिन सोनिया गांधी के ऊपर ईडी जांच कर रही है। इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाए। उस नैरेटिव के लिए सत्र के ठीक पहले एफआईआर दर्ज की गई है, वरना मैंने कभी नहीं सुना कि जिस मामले में पहले से कोर्ट जांच का आदेश दे चुकी है, जिस मामले में जांच हो रही है, जांच बंद नहीं हुई है और जांच में अब तक कुछ साबित नहीं हो पाया है, उस मामले में सीधे सीधे फिर से एफआईआर की जाए। फिर से एफआईआर का मतलब क्या होगा? वही सारी जांचें फिर से होंगी। निकलेगा कुछ नहीं या कुछ निकलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि यदि निकलना होता तो अब तक निकल गया होता। लालू यादव के ऊपर जब फॉर्डर स्कैम में जांच शुरू हुई, 1996 में सीबीआई ने यह मामला टेकअप किया, 1997 में लालू यादव के ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई और उसके बाद से वो मामला ट्रायल में चला गया, फिर सेशन में चला गया, फिर विशेष अदालत उस पर सुनवाई करने लगी। यानी उसी वक्त फाइनेंशियल मामला होने की वजह से जो भी सबूत सीबीआई पेश कर सकती थी वो पेश कर दी। जांच एजेंसियों के मामले में और खासकर आर्थिक अपराध के मामले में सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? सबसे बड़ा सबूत होता है मनी ट्रांजैक्शन, यानी मनी ट्रेल को प्रूफ करना कि पैसा आया तो कहां से आया, पैसा जो आया वो पैसा एक नंबर के तरीके से आया या दो नंबर के तरीके से आया, पैसा किसने दिया ये साबित करना। ईडी क्या करती है कि ईडी आरोप लगा देती है कि पैसा दिया, अरविंद केजरीवाल पर भी लगा दिया, उनकी पार्टी के ऊपर भी, और कोई मनी ट्रेल उस मामले में प्रूफ नहीं कर पाई। नतीजा यह हुआ कि संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सबको जमानत देनी पड़ी। संजय राउत के साथ भी यही हुआ, अनिल देशमुख के साथ भी यही हुआ, और यही खेल राहुल गांधी के साथ करने की कोशिश हो रही है कि सत्र के दरमियान राहुल गांधी और विपक्ष रक्षात्मक हो जाए, सत्र के दरमियान एसआईआर का मुद्दा ना उठे, सत्र के दरमियान वोट चोरी का मुद्दा ना उठे और सत्र के दरमियान विपक्ष वैकल्पिक सरकार के लिए रणनीति बनाता हुआ न दिखे, बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही कहीं ना कहीं बिखराव की परिस्थिति दिखे। लेकिन क्या इन सब से इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति बन जाएगी? सवाल बड़ा है, और इस सवाल के इर्द गिर्द यदि मौजूदा परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें तो लोकतंत्र के अंदर डर का माहौल पैदा कर यदि संसद सत्र चलाने की कोशिश हो रही है तो वो भी ईडी का डर, प्रताड़ना का डर। निश्चित तौर पर ऐसा लगता नहीं कि राहुल गांधी को कोई डरा देगा। राहुल गांधी की राजनीति और काम करने के तरीके, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हिंदी भाषी भारत की सामाजिक मामलों को, सामाजिक संदर्भों को न समझ पाने के कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी जैसे आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस के पास सुनहरा मौका है। इसको लेकर राहुल गांधी की आलोचना हो सकती है। हम पत्रकार भी इसको लेकर राहुल गांधी की आलोचना करते हैं कि आखिर हिंदी भाषी भारत में कैसे वो भारतीय जनता पार्टी की काट नहीं ढूंढ पा रहे। लेकिन राहुल गांधी को कोई ये कहे कि एक एफआईआर दर्ज कर, उसी मामले में फिर फ्रेश एफआईआर दर्ज कर, ईडी का इस्तेमाल कर,
इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो दिल्ली पुलिस की है उसका इस्तेमाल कर राहुल गांधी या सोनिया गांधी को डरा दिया जाएगा, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को डरा दिया जाएगा जो गैर लाभकारी संस्था में, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा दिया गया, उसको लेकर के अगर कोई एफआईआर होती है और संसद सत्र के ठीक पहले डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है, तो ये डर दिखाने की कोशिश कहीं एक मृग मरीचिका न बन जाए। आज की तारीख में इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुका, जो व्यक्ति सीधे सीधे चाहे देश के बड़े से बड़े सत्ता के चापलूस पूंजीवाद हो, पूंजीवाद के प्रतिबिंब हो, सीधे सीधे नाम लेकर के यदि किसी को कोई राहुल गांधी नाम का व्यक्ति अगर चैलेंज करता है, तो कम से कम एक एफआईआर से डराने की इस कवायद का कोई मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। संसद सत्र में इसका क्या असर दिखेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन असली अग्नि परीक्षा ममता बनर्जी की है, अरविंद केजरीवाल की है कि क्या इस संसद सत्र के दरमियान कुछ बड़ा खेल होता है, तो उस बड़े खेल के दरमियान वो अपनी अलग लाइन लेकर वाकई किसी पर्दे के पीछे की डील का सार्वजनिक प्रदर्शन करती है, या विपक्षी एकजुटता के साथ यदि बातें वैकल्पिक सरकार की हद तक जाती है, या फिर बातें यदि महाभियोग की हद तक जाती है, तो उसमें सहयोग देने के लिए सामने से दिखाई देती है। इस सत्र के दरमियान इस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा कि आखिर देखते हैं पूरा मामला जाता कहां है। सरकारी कवायद तो साफ दिखाई देती है कि पिंजरा बंद तोतों की कतार में सीबीआई से आगे भी संस्थाएं हैं, और उसके आगे जो भी संस्था दिखाई दे रही है, उन संस्थाओं की तरफ से सत्ता को बचाए रखना, सत्ता का इकबाल बचाए रखने की कोशिश में संसद सत्र के दरमियान विपक्ष को डिस्टर्ब करने की जो कवायद की जा रही है, उसका एक जीता जागता नमूना पूरे देश ने आज देखा है। आगे आगे देखते जाइए, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ तरह तरह के तंज भरी बातें भी टीवी स्टूडियो में बैठकर, गोदी मीडिया में बैठकर तरह तरह के अलग अलग नाम वाले पट्टाधारी प्रवक्ता आपको करते हुए दिखाई दे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।